कि हरियाणा के कई हिस्सों से, हो सकता है और राज्यों से भी लोग आए हों, जिस यात्रा की वो शुरुआत वहां से कर रहे हैं, जिस यात्रा को निकालने की बात कर रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, उसमें अलग अलग जगह से लोग आए हुए। तो ये जो गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति ने वाकई देश को जो है बहुत संकट में डाल दिया है। और आप तीनों राज्य देखेंगे, मणिपुर हो तो, उत्तर प्रदेश हो तो, हरियाणा हो तो, तीनों राज्यों में राज्य सरकार है भाजपा की और केंद्र में है ही सरकार। तो जहां भी ये सब कुछ हो रहा है, हिंसा जो फैलाई जा रही है, मारकाट जो करी जा रही है, नफरत जो फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, यही डबल इंजन की सरकार लगातार ये काम कर रही है। और ये बाकायदा सोची समझी साजिश है। और चारों इसमें शामिल हैं, और भी होंगे, लेकिन चारों कौन कौन? आरएसएस इसमें शामिल है, विश्व हिंदू परिषद इसमें शामिल है, और बजरंग दल शामिल है इसमें, और साथ में भारतीय जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री खुद इन सब में शामिल है, अपने आप को अलग नहीं कर सकते। 90 दिन से प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। क्या हाल हुआ है आप सब जानते हैं। हरियाणा में घटना हो रही, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। क्या उसे रोका नहीं जा सकता था? नूह में जिस पर्टिकुलर जगह से वो सारी चीजें हुई, वहां पर 3 घंटे तक पुलिस का आता पता नहीं था। जिस समय इस घटना हुई तो कहां थी पुलिस? कौन था पुलिस को रोकने वाला? क्या पुलिस अपने आप वहां से गायब हो गई? ये ऊपर से कोई आदेश था कि भी कुछ होने दो, कुछ करना नहीं। और जो सवाल सामने आ रहे हैं, खुद बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री ये सवाल उठा रहे हैं कि आप शोभा यात्रा लेके जा रहे हैं, उसमें हथियारों का क्या काम है? और हथियार भी अत्याधुनिक हथियार हैं, रिवॉल्वर हैं, पिस्टल हैं, राइफल्स हैं, साथ में तलवार तो आम ही हो गई उनके लिए। ये कैसी शोभा यात्रा है? तो ये जानबूझकर इस देश का माहौल खराब करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, और राज्यों में भिन्न भिन्न जो बीजेपी की सरकारें हैं उनके द्वारा प्री प्लान ये सब कुछ किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जो सतपाल मलिक जी, जो पूर्व गवर्नर हैं, वो जो बात कह रहे हैं, लगता है इन सब घटनाओं को देख के कि उनकी बात, एक एक बात उनकी सही साबित होगी। जैसे जैसे चुनाव, केंद्र का लोकसभा का चुनाव पास में आता जा रहा है, और उससे पहले आप जानते हैं 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उनके चुनाव तो नवंबर दिसंबर में ही होने हैं, और फिर उसके बाद में जो है अप्रैल मई में चुनाव होना है लोकसभा का। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, उस देखते देखते हर जगह ये माहौल हो रहा है। नोएडा में भी एक बड़ी, मतलब उसकी वो हुई है, उसके खिलाफ रैली वगैरह हुई है उसके संबंध में। और एक और मजेदार जो बात है कि इसके सिलसिले में आरएसएस कई जगह पर आंदोलन करने की, और यूं कहें कि वो प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो प्रशासन का काम है, वो अपना काम करें। प्रशासन यहां किस बात के लिए आया है? पुलिस अपना काम करे। 23 जगह के लिए तो केवल दिल्ली में ही आरएसएस कह रहा है प्रदर्शन करने की। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब साफ है कि जब जो जनता के जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, उन पर आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो। 3 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है, संसद में आप जवाब नहीं दे रहे। अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया, मोदी सरकार के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैक्ट आए हैं, जो सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, उसमें जिस तरह से केंद्र सरकार, मोदी सरकार एक भी सवाल का जवाब देने में समर्थ नहीं है और पूरी तरह से नंगी हो गई दुनिया के सामने, उन सारी स्थितियों से घिरते हुए तब यह साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया है। अन्यथा चंद गुंडे आके इस तरह से भड़काने वाली बात कर रहे हैं और पुलिस उनको कुछ भी नहीं कर सकती। तो कहां है एनआईए इनकी? कहां है सीबीआई इनकी? कहां है इंटेलिजेंस इनका? लोकल पुलिस क्या कर रही है? ये फौज जो है इनके पास में ही क्या कर रही है? 6 लोगों की मौत हो गई इस हिंसा में बेवजह, जिसका कोई अर्थ नहीं था। 2 होमगार्ड वाले मारे गए। तो हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं।
वहां के लोग लगातार हमारे संपर्क में हैं और हम लोग वहां किस तरह से वहां जाएं, किस तरह का प्लान हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो वहां के साथी हैं, क्योंकि केवल वहां जाके और आप केवल पर्यटन करके आ जाएं उसका कोई अर्थ हम नहीं समझते। आप जानते हैं महमूद भाई ने जिस समय जहां दिल्ली दंगा हुआ था, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाके पूरी दिल्ली में जहां जहां सब इफेक्टेड लोग थे जाके उनसे बात की, उनकी बातों को सुना और उसके बाद में जो मुकदमे हैं लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम जाने का मतलब हमारा यह है, अगर हम जाएंगे तो कोई अर्थ है उसका, उनको जो लीगल एड चाहिए वो प्रोवाइड कराएंगे, उनके जो मुकदमे हैं वो उनको लड़ेंगे, और साथ में जो पुलिस की ये गुंडागर्दी है और पुलिस की जो नाकामी है, ये यूं कहें कि पुलिस भी उसी षड्यंत्र में शामिल है। और जिस तरह से अब गांव गांव जाके घर घर से लड़कों को उठा रही है, नौजवान बच्चों को उठा रही है पुलिस, ये सारा सब कुछ रुके, पुलिस की तानाशाही गुंडागर्दी रुके, तो जाएंगे हम लोग वहां से। जब लोग सारी चीजों को समझ के हम लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, बात हमारी मानेंगे, देन उसके बाद हम लोग भी वहां पर जाएंगे। इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हमारी हिदायत, हम चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को और विशेषकर आरएसएस को कि ये जो देश का माहौल खराब करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसे न करें। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आज तक हिंसा में कभी किसी का भला नहीं हुआ। और साथ के साथ जो भी वहां पर लोग हैं, मेवात के जितने भी लोग हैं, हालांकि वहां वो ऐसा इलाका है, 1947 में जब देश में कई जगह पे दंगे हुए, मेवात के इलाके में कोई दंगा नहीं हुआ। और 1992 में भी जब बाबरी मस्जिद के बाद में कई जगह वारदातें हुई, वहां तब भी कुछ नहीं हुआ। और वो उस स्थिति में है जबकि वहां की 80% आबादी मुस्लिम आबादी है, लेकिन लोगों की समझदारी का, लोगों की सहन शक्ति का स्तर इतना है कि वो किसी भी तरह से इस बहकावे में नहीं आते। और इस बार तो केवल उन्होंने नहीं, जो भिन्न भिन्न समाज के लोग हैं, जैसे उकसाने की कोशिश की, और अभी भी आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं किसानों को उकसाया जा रहा है। मोनू मानेसर के नाम के साथ में यादव लगा के उसको कहा जा रहा है कि मोनू यादव मानेसर, मोनू मानेसर यादव करके, मतलब इस तरह से उकसाने की कार्रवाई की जा रही है। बावजूद उसके किसान, वहां के जो लोग हैं, भिन्न भिन्न कम्युनिटी के लोग हैं, वो उकसावे में नहीं आए और एक तरह से आरएसएस के और बजरंग दल और इनके विश्व हिंदू परिषद के मंसूबों पर पानी वहां की पब्लिक ने फेर दिया है। पर फिर भी ये घटनाएं दुखद है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो इनके आईटी सेल के कीड़े हैं, तनखैया कीड़े, ये लगातार जो गंदगी फैला रहे हैं, उससे माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। हम इस सब की भर्त्सना करते हैं और उन लोगों से हम उम्मीद अपील करते हैं, वहां के मेवात के लोगों से, किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की उकसावे की कार्रवाई में न आए, शांति बना के रखें ताकि माहौल खराब ना हो, क्योंकि ये यही चाहते हैं। ये उकसावे की कार्रवाई करने के लिए कुछ भी गंदा बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, और उसके बाद आप जानते हैं माहौल खराब होगा तो उसका फायदा इन्हीं को मिलेगा। ये वही लेना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं। तो सब लोगों से अपील है, वहां के लोगों से और देश के सभी लोगों से अपील है, इस गंदगी से बचें। और जिस तरह से अब आप पब्लिक इनका जवाब देने लगी है, उसी तरह से लगातार इनके हर मंसूबों को फेल करें ताकि देश का माहौल बिगड़े नहीं, शांति व्यवस्था बनी रहे। और आगे हमारे भाई, बड़े भाई महमूद पराचा जी इस विषय में आप ज्यादा सुनने वाला है आने वाले टाइम में। आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति इस बात को दिखाती है और इससे हम बाकी सभी भी अम्बेडकरवादियों से ये गुजारिश करते हैं कि आए सामने और असली जो सोशल मीडिया है, जो असली मीडिया है, असली चौथा स्तंभ है, उसका प्रयोग करके आगे बढ़े और ये जो देश विरोधी, संविधान विरोधी, भारत विरोधी, इंडिया विरोधी ताकतें हैं, उनको देश से उखाड़ फेंके और इनके सही स्थानों पर, जेलों में, हमारे देश में बहुत सारी जेलें हैं जिनमें इन लोगों को, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पहुंचाना इस देश के हरेक सच्चे और अच्छे नागरिक का कर्तव्य है, फर्ज है, क्योंकि ये लोग देश तोड़ने के लिए आज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। भारत को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, भारत का संविधान खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी हरियाणा
नू की आप लोगों ने बात सुनी। हम लोग अंबेडकरवादी इस बात को साफ साफ तौर पे कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से अचानक नहीं होती हैं घटनाएं, चाहे वो मणिपुर हो, अरामबाई तेंगुल और मैतेई लेपुम नाम की 2 संस्थाएं हैं जो आरएसएस की बजरंग दल जैसी संस्था है मणिपुर में। ये जो अभी यहां जो हुआ है हरियाणा में, शुरुआत नू चल के कौन गया? अगर हिंदू समुदाय भी, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग थे, अगर शोभा यात्रा निकाल रहे होते, अगर अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, तो ये सब बिल्कुल कुछ नहीं होता। और ज्यादातर लोग अपनी धार्मिक भावनाओं से ही जाते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन लोगों में आरएसएस द्वारा ट्रेंड मणिपुर में भी, यहां गुजरात में भी, यहां यूपी में भी, यहां हरियाणा में भी, और जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बिहार शरीफ में भी आपने देखा, तो इनके ट्रेंड आरएसएस के जो आतंकवादी कार्डर्स होते हैं, जिनको ये ट्रेन करते हैं, आप लोग ही दिखा रहे हैं ना, ये वीडियोस सोशल मीडिया पे आ रही हैं, आप लोगों के माध्यम से पिस्तौलों की ट्रेनिंग देते हुए बजरंग दल के लोगों को, हथियार बांटते हुए आप ही लोग दिखा रहे हैं ना, वो क्रिमिनल मीडिया तो नहीं दिखाती। तो ये आतंकवादी संगठन जो हैं, इनको जो इनके हथियारबंद ट्रेंड सिपाही हैं, एक तरह से जो आतंकवादी हैं, जिस आतंकवादी एक संगठन की सरगना जो थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो वैसी ही संस्थान जो आरएसएस द्वारा ट्रेंड है, वो लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसे जलूसों में जाते हैं, अपने कार्डर्स भेजते हैं और वो शरारत करते हैं, वो लोग आग लगाते हैं, वो लोग हमले करते हैं। पूरा कोई भी समुदाय कोई ऐसी गलती नहीं करता है। एक तो हमें ये बात अच्छी तरीके से आपके माध्यम से पूरे देश को समझ लेनी चाहिए। मणिपुर में मैतेई समाज ने नहीं किया है, ये 2 संस्थाओं ने किया है जो आरएसएस के कार्डर्स हैं। तो मैतेई समाज को बुरा समझना गलत है, ये आरएसएस के ट्रेंड आतंकवादियों को बुरा समझना और उनको सबको पकड़ के अपने बॉसेस के साथ, जो कहां बैठे हैं, नागपुर में, जो दिल्ली में बैठे हैं, उन लोगों के समेत जेलों में भिजवाने का काम हर एक भारतीय नागरिक का है। किसी भी समुदाय को बुरा बनाने की कोशिश ये लोग ही करते हैं, और ये इतने बेशर्म है कि खुद अपने समुदाय को भी बताना चाहते हैं कि ये 2 समुदायों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा कौन करता है? आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां भी जो हरियाणा के सीएम साहब हैं, मोनू मानेसर, उनके एक कार्यकर्ता हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो आरएसएस के ट्रेंड आतंकवादी हैं। यही आतंकवादी जो ये काम करते हैं, ये इलेक्शन के दौरान बूथ कैप्चरिंग का काम भी ये करते हैं। ये भी विपक्ष की पार्टियों को इस बात को समझ लेना चाहिए। इनके साथ कोई भी नरमी पूर्वक बिहेवियर जो है वो देश के लिए घातक सिद्ध होता है। तो राजस्थान सरकार ने मोनू मानेसर, जो कि बीजेपी और आरएसएस का एक कार्डर है, आतंकवादी कार्डर है, उसको अरेस्ट ना करके, उसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा न दर्ज करके, ये गलती राजस्थान सरकार की है, जो पूरे देश को भुगतनी पड़ सकती है। तो राजस्थान सरकार को इस बात को चेत जाना चाहिए और मोनू मानेसर को आतंकवाद की घटनाएं करने के लिए अरेस्ट करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही मोनू मानेसर और इस जैसे दूसरे कार्डर्स आरएसएस के कल राजस्थान में बूथ कैप्चरिंग करेंगे, तब इलेक्शन के टाइम ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस की जो सरकार है। तो हम लोग, जैसे दिल्ली दंगों का भी भानु भाई ने उदाहरण दिया, हम लोग क्या करते हैं? सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो संविधान की शपथ लेके काम करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो जब कानून तोड़ते हैं, जैसे अभी मोनू मानेसर को, और ऐसी वीडियोस भी आप लोगों के माध्यम से सामने आ रही है जहां पुलिस के साथ खड़े होके ये आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। पुलिस भी वहां मौजूद है और ये आतंकवादी गोलियां पुलिस के साथ खड़े होकर चलवा रहे हैं। तो ऐसे पुलिस के अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम हम दिल्ली दंगों में भी कर रहे हैं और दूसरी जगह भी करेंगे, क्योंकि ये लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं आरएसएस और बीजेपी के आतंकवादी कार्डर्स से भी ज्यादा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि इन कार्डर्स को अरेस्ट करें। भले ही कितना भी प्रेशर हो अमित शाह जी की तरफ से, भले ही खट्टर साहब की तरफ से कितना भी प्रेशर हो, भले ही चीफ मिनिस्टर मणिपुर का कितना भी प्रेशर हो,
पुलिस को काम संविधान के दायरे में करना है, सरकारी अफसरों को काम सरकार संविधान के दायरे में रह के संविधान की जिम्मेदारी के तहत करना है। यही काम हम लोग मणिपुर से भी जाएंगे, वहां से भी हमारे पास आ रही है रिक्वेस्ट, जो हम जाएंगे वहां भी, और नूह भी जाएंगे, वहां से भी हमारे पास लोग आ रहे हैं। लेकिन हम जाएंगे तो हम ये संवैधानिक वार्निंग दे रहे हैं, वैधानिक वार्निंग दे रहे हैं सभी पुलिस के अधिकारियों को, सभी सरकारी अधिकारियों को, कितना भी प्रेशर पॉलिटिकल आपके आकाओं की तरफ से हो, आप वो काम करोगे जो कानून आपसे कहता है करने के लिए, उसके बाहर जाके काम करोगे तो आप भी अपराधी हो जाओगे। ये सोच समझ के आप जो भी कार्य कर रहे हो करो, वरना कानून आपको पकड़ेगा। संविधान और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो हम नूह की जनता से और मणिपुर की जनता से और देश के गुड़गांव की जनता से ये कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे और हम ऐसे सभी शक्तियों को जो देश तोड़ना चाहती हैं, देश का माहौल खत्म करना चाह रही हैं, खराब करना चाह रही हैं, और गुड़गांव में देखिए क्या शरारत कर रहे हैं, दिल्ली में क्या शरारत कर रहे हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में आया हुआ है, उसको सब खराब करने की चेष्टा जो है ये आतंकवादी संगठन कर रहे हैं गुड़गांव में, जो इन्होंने आतंकवाद की घटनाएं शुरू की हैं नूह के बाद। तो ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोग संविधान के दुश्मन हैं, और ये लोग इस देश के सच्चे और अच्छे नागरिकों के सबके दुश्मन हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। खास तौर पे हम लोगों को इन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो नॉन बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे भी ज्यादा हमें अंबेडकरवादियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग पॉलिटिकल पार्टीज से भी ज्यादा आज किसी पर भरोसा करते हैं तो अंबेडकरवादियों पे करते हैं। और जो सोशल लोग एक्टिव हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जेन्युइन, वो फ्रॉड वाले नहीं, जेन्युइन जो लोग हैं उन पे भरोसा करते हैं, जो जान हथेली पे लग के सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखते हैं। जो हम जैसे लोग हैं जो सीधा बोल रहे हैं कि ये सब गतिविधियां आरएसएस और बीजेपी ने कराई हैं, अमित शाह साहब ने कराई हैं, खट्टर साहब ने कराई हैं, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कराई हैं, ये जो बोलने की। और इसी वजह से प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? बोलते ही चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए खामोश हैं। चोर हमेशा बचता है, और आप जैसे लोग अब हैं कोई, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी मोदी जी ने कर ली तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप में से कुछ लोग भी वहां ना हो। आपसे डर के मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वरना जो इनकी क्रिमिनल मीडिया है उनके साथ तो ये कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। आप लोगों की वजह से मोदी जैसे व्यक्ति सब कुछ लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, ये मीडिया मैनेजमेंट का, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं, मणिपुर के मामले में बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी के मामले में बोलने से डरते हैं, चाइना के मामले में बोलने से डरते हैं, किसी भी मामले से बोलने में डरते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और अब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें। 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अभी किसी भी एफआईआर में बजरंग दल और वीएचपी का नाम नहीं है, तो क्या माना जाए कि जो पीड़ित है उसी गुजरी ठहराने की कोशिश है? यही फॉर्मूला गुजरात का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला दिल्ली जो हमले हुए थे, आतंकवादी हमले जो दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में हुए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए थे, यही फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला मणिपुर का है, यही फॉर्मूला हर जगह का है, यही फॉर्मूला उत्तराखंड का है। कोई ये फॉर्मूला भी अलग नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा है। ये आतंकवादी संगठन आरएसएस के संबंधित लोग हैं और इनके साथ सरकार में बैठे हुए, इसीलिए हमने वार्निंग दी है ना पुलिस के अधिकारियों को और सरकारी अधिकारियों को कि इंसाफ से काम करें, संविधान और कानून के दायरे में रहकर करें। हम लोग आएंगे और तब आप लोग मुसीबत में आएंगे, क्योंकि आप कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से धमकाया जा रहा है कि जो गुड़गांव के एरिया में लोग मुसलमान हैं, जो रेहड़ी पटरी कमाते हैं लोग, उनको धमकाया जा रहा है कि गुड़गांव छोड़ दे, नहीं तो 2 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल वाले, बीएचपी वाले, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं। शरीफ नागरिकों को डराते धमकाते हैं, उनका बिजनेस छीनते हैं, यही काम तो करते हैं। यही तो हम बोल रहे हैं कि आतंकवादी संगठन है। हमें शिकायत पुलिस के अधिकारियों से है, सरकारी अधिकारियों से है कि भले ही चीफ मिनिस्टर साहब उन्हें बोल रहे हैं कि उनको खुली छूट दो, उनको वहां अपने साथ खड़े रह के गोलियां चलवाओ, क्योंकि ये आतंकवादी डरपोक भी तो होते हैं। बंदूकें होने के बावजूद भी, इतने हथियार होने के बावजूद भी डर तो लगता है ना। तो उसके लिए चाहिए पुलिस। तो इसीलिए पुलिस कम दोषी नहीं है इसमें। पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जो इस काम में सहयोगी हैं, उनके
वो भी अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नफरत हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं। लेकिन थाना के सामने आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है कि स्पीच दिया जा रहा है, सीधे सीधे मुसलमानों की धमकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती इस चीजों की। लेगी धीरे धीरे, आप लोग देखें। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये आतंकवादी क्या सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? ये संविधान ही नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट क्या मानेंगे? इसीलिए मैं उन अफसरों को कह रहा हूं कि आतंकवादी ना बने, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आतंकवादी ना बने। नांगलोई के भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर स्पीच दी गई है, और हरियाणा के नूह में चारों तरफ से बोला जा रहा है कि नूह पे अटैक करो। ये पुलिस की मौजूदगी में है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है किसी एफआईआर की जरूरत नहीं है, पुलिस को स्वयं एफआईआर करनी है। मगर ये लोग ये भी अपराधी हैं जो पुलिस के ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के आज्ञाओं का अवहेलना कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ही नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये लोग धारा 120 भी, ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इन हमले कराने में शामिल हैं, और इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर 2024 के चुनाव से पहले भूमिका बनाई जा रही है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसमें मेरे कहने से और या किसी और के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ये देश तोड़ने की कगार तक ले जाएंगे अपना चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि ये देश पहले ही बेच चुके हैं। इनके सारे साथी जितने भी हैं भ्रष्ट, जो इनके क्लोजेस्ट जो लोग हैं, वो सारे लाखों की संख्या में आरएसएस और बीजेपी के जो कार्डर्स हैं वो यहाँ से पैसा लूट के जा रहे हैं। जब भी कोई अच्छी सरकार आएगी इन सभी लोगों को वापस पकड़ के लाएंगे, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और इन सभी को जेल भिजवाने का काम है। सीएम खट्टर ये भी तो कह रहे हैं कि पुलिस हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती। नहीं, भ्रष्ट पुलिस किसी की रक्षा नहीं कर सकती, हर किसी की नहीं। पुलिस भ्रष्ट होगी तो किसी भी की रक्षा नहीं कर सकती, सिर्फ वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होगी, आतंकवादियों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ। हाँ, अगर पुलिस ईमानदार है तो वो सबकी रक्षा कर सकती है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे बोलता है वो खुद ये सब काम करा रहे हैं, खट्टर जी, क्योंकि ये खुद काम करा रहे हैं। तो अब जब दुनिया के सामने इतने उनके गंदे और घिनौने कारनामे आ गए तो वो पुलिस के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। पुलिस 100% कर सकती है। आप पुलिस के किसी भी अधिकारी से बंद कमरे में बात कर लीजिए, वो बता देगा हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे। क्या करना है? ये बजरंग दल वाले 50 लोगों को तो अरेस्ट करना है, पूरे देश से बता रहा हूं मैं आपको। एक भी चूहे हैं ये पुलिस, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में तो आते हैं, वैसे निकल के आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो बरेली में देखा गया था, वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और अच्छी कार्रवाई की, आतंक बचा। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस ज्यादा अच्छी है वहाँ से? एक अफसर है हाँ। और उसमें संलिप्तता प्राप्त हो रही है फिर आरएसएस और बीजेपी की। एक अफसर था ना, 2 मिनट में ठीक कर दिया सब उसने, चौधरी साहब ने कर दिया ना। यही मैंने बोला अभी, खट्टर साहब जो पुलिस का बहाना ले रहे हैं, और जो मणिपुर में मेतेई कर बदनामी की जा रही है, और ये नूह में हिंदू समुदाय की बदनामी की जा रही है कि ये हिंदू समुदाय ने झगड़ा कर लिया, ये गलत है। आरएसएस के कार्डर्स ने वहां झगड़ा किया, और एक ईमानदार अफसर जहां भी होता है वहां किसी गुंडे, मवाली, आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती, वो चूं भी कर जाए। वो बरेली का एग्जाम्पल आपने खुद ही देखा। लेकिन मीडिया यहाँ पर देख रहे हैं आप, आरपीएफ का जवान खुद कहता है कि सच्चाई दिखा रही है, उनकी बात सुनो, और दाढ़ी देख के मार दिया जाता है, वो माहौल कैसे सुधार पाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी आतंकवादी होते हैं। मैंने क्या बोला? वर्दी पहनने से कोई पुलिस नहीं बन जाता है। भारत के संविधान के हिसाब से काम करने से ही पुलिस वाला बनता है, सरकारी अधिकारी बनता है। भारत का संविधान तोड़ा, कानून तोड़ा तो वो अपराधी होता है। ऐसे अपराधी बहुत सारे पुलिस फोर्सेज में ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने घुसा दिए हैं। उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको भी हमने कानूनी कार्रवाई के जरिए जेलों में भेजा। मीडिया कह रही मानसिक संतुलन खराब था उसका, चेतन का, जिसने मारा है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ये आरएसएस और बीजेपी के सारे लोगों का जो कार्डर्स हैं, इनके खास तौर पे मानसिक संतुलन तो खराब है ही। ये देश के विरोध कर रहे हैं, ये संविधान का विरोध कर रहे हैं। ये आतंकवादियों का मानसिक संतुलन तो सभी का खराब होता है, इसमें कौन सी नहीं। जो उनके सरगना है, उसके लिए मैं जाकिर नायक का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जाकिर नायक के ऊपर क्या केस है? ये नहीं है कि उन्होंने खुद कुछ आतंकवादी घटना की, उन्होंने भाषण ऐसे दिए, उन्होंने तकरीरें ऐसी की कि उससे लोग इंस्पायर होके आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। यही जाकिर नायक के ऊपर केस है ना। यही केस हूबहू जाकिर नायक का मोदी जी पे, योगी जी पे, अमित शाह जी पे, मोहन भागवत जी पे और इनके सैकड़ों लीडर्स पे हूबहू सेम टू सेम अप्लाई होता है। जाकिर नायक वाला केस
ये लीडर्स हैं, यही ट्रेन कर रहे हैं इस मानसिकता को विक्षिप्त बनाने का, और इस मानसिकता को बीमार बनाने का काम इनके लीडर्स कर रहे हैं। नेशनल मीडिया पे जो डिबेट चलती है उनका कितना असर पड़ रहा है इससे लोगों पे, इस सभी घटना को अंजाम देने ट्रेन में, मेट्रो में और भी जगह? वो क्रिमिनल मीडिया खराब कर रही है। आप लोग आगे आए ना, इसीलिए तो मैंने आपको अपनी खुशी का इजहार किया था आज आपके आते ही। आप लोग आगे आ जाएंगे तो वो मीडिया खत्म हो जाएगी, क्रिमिनल्स खत्म हो जाते हैं आप जैसी पुलिस के आते ही। तो आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, अगर इसी प्रकार से आप लोग इन मुद्दों को इस मजबूती से उठाएंगे तो ये क्रिमिनल मीडिया समाप्ति हो जाएगी ना। देश के लोग आप लोगों को देखना चाह रहे हैं, और इसीलिए आप लोगों के खिलाफ ये आरएसएस और बीजेपी के लोग बड़ी साजिश कर रहे हैं, और अपने भी जो इनके कार्डर्स हैं उनसे भी आप लोगों की सोशल मीडिया की इनकी एक बड़ी टीम तैयार हो रही है, जिसमें ये हजारों करोड़ लगाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास सच्चाई है, सच्चाई को पैसे से हराया नहीं जा सकता, ईमानदारी को पैसे से हराया नहीं जा सकता। सर एक मोनो मानेसर को आखिरी लेकर राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार आपस में कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, जुबानी जंग हो रही ट्वीट पे। राजस्थान सरकार कह रही है कि मैं गिरफ्तार करने गया, हरियाणा सरकार नहीं करने दे रही है। हरियाणा कह रही है कि आगे गिरफ्तार करिए, हम आपकी मदद करेंगे। खेल क्या चल रहा है? टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं। जुबानी जंग का कोई मतलब नहीं है। पुलिस के पास में कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अधिकार हैं, तो आप संवैधानिक रूप से काम कीजिए। आपको किसी गुंडे को पकड़ना है, किसी अपराधी को पकड़ना है, कोई वांटेड है उसको पकड़ना है, सीआरपीसी में प्रोविजन है, आप सीआरपीसी के तहत करिए ना काम। आप जाइए वहां पर जिस इलाके में वो रहता है, उस इलाके के आप थाने में जाके अप्रोच कीजिए, बताइए कि इसके खिलाफ ये है, हमें इस आदमी को पकड़ना है, लोकल पुलिस को भेजिए। वो नहीं भेजेंगे तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एप्लीकेशन लगाइए। ये सारे प्रोविजन है, आप करें उसको। अगर पुलिस करना चाहेगी तो संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की कोई कमी नहीं है, बशर्ते करना चाहे तो। लेकिन अगर जुबानी जंग हो रही है तो वो घटिया स्तर की राजनीति है और कुछ नहीं है। सर एक बात बताइए। और पुलिस और भी अब राजनीति और भी करने लगी है। किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मामला बहुत संगीन है, या यूं कहो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान से कोई बात निकल के आती, कैसे निकल के आती है? पूछताछ कौन करता? क्या आपके सामने होती है या चौराहे पर होती है? नहीं ना, पूछताछ होती है जो गवाह है या जो मुलजिम है उससे अकेले में। तो वो जिस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है उसके और पुलिस के बीच में है। अगर वहां से कोई चीज लीक हो रही है तो पुलिस के द्वारा की जा रही है, और पुलिस के द्वारा की जा रही है